अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि भारत में जितने भी राज्य हैं वो सब केंद्र के साथ शक्तियों को साझा करते हैं। अब चूंकि ये केंद्र के साथ शक्तियों को साझा करते हैं और इसके पास काफ़ी हद तक अपनी ऑटोनॉमी होती है, इसीलिए ये सारे राज्य केंद्र के साथ मिलकर एक यूनियन का निर्माण करते हैं, जिसे कि हम कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, भारत का संघ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। भारत में ऐसे भी प्रदेश हैं जिस पर केंद्र सरकार रूल करती है, जिसे कि हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। और ऐसा भी हो सकता है जब भारत को कुछ और भूमि का अधिग्रहण करना पड़े या फिर भारत उसे युद्ध में जीत सकता है, क्योंकि इसका स्कोप तो पहले से ही दे ही रखा गया है। ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे टर्मिनोलॉजी की, जिसे हम कहते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र। और इसे ही हमें समझना है इस वीडियो में। इसे देख रहे हैं आप, ये है अनुच्छेद 1 का दूसरा क्लॉज। जरा इसे पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची 1 में वर्णित है। अगर हम ध्यान देंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह खंड इस सवाल का उत्तर देता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र क्या हैं और कहाँ पर हैं। यानी कि ये टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है उन राज्य क्षेत्रों की जो राज्यों का है, वही राज्य जो संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ साझा करते हैं। कहने का अर्थ है कि भारत में चूंकि कई राज्य हैं जो कि समय समय पर बनते और संशोधित होते रहते हैं, उन सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए एक अलग से अनुसूची बना दी गई है, जिसमें यथा संशोधित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश डाले जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर आपको सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी चाहिए तो आपको शेड्यूल 1 देखनी चाहिए। आप खुद ही सोचिए, अगर सारे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम अनुच्छेद 1 में ही ठूस दिए जाते तो वह संविधान का पहला पन्ना कम और शादी के कार्ड के पीछे छपी दर्शनाभिलाषी का लिस्ट ज़्यादा लगता। संविधान निर्माताओं को अच्छे से पता था कि हम भारतीयों को हर चीज़ों की अलग से लिस्ट बनाने की आदत है, चाहे राशन का सामान हो या फिर राज्यों की लिस्ट। इसीलिए उन्होंने एक अलग से रजिस्टर खोल दिया जिसका नाम रखा शेड्यूल 1। कहा भाई, जब भी नए राज्य पैदा हों या नाम बदले जाएं तो मेन डॉक्यूमेंट में कोई काटा पिटी मत करो, सीधे इस एक्स्ट्रा पन्ने में यानी कि शेड्यूल 1 में जाकर इसे अपडेट कर दो। अब ये इतने सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने हैं, इसकी पूरी कहानी मैं अलग से एक अलग वीडियो में सुनाऊंगा। लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि आप ज़रा अनुच्छेद 1 के इस तीसरे खंड पर नज़र डालिए। आप देख सकते हैं कि यह क्लॉज मुख्य रूप से यह स्पष्ट करता है कि जिसे हम टेरिटरी ऑफ इंडिया कहते हैं वो आखिर है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। आप खुद ही सोचिए कि भारत का जो संविधान है वो सिर्फ भारत के राज्य क्षेत्र पर लागू होता है, तो ऐसे में यह सवाल तो आएगा ही कि भारत का राज्य क्षेत्र यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया आखिर है क्या। अनुच्छेद 1 का जो तीसरा खंड है वो इसी उद्देश्य को पूरा करता है। यह जो खंड है, यह खंड स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत का राज्य क्षेत्र यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया 3 प्रकार के राज्य क्षेत्रों से मिलकर बनता है। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। और तीसरा, अन्य राज्य क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिगृहित किया जाएगा। पहले वाले की बात करें तो ये है राज्यों के राज्य क्षेत्र, जिसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा ही था। राज्यों और उसके राज्य क्षेत्र वही है जो अनुसूची 1 में बताया गया है। देखिए, अनुसूची 1 में आपको 2 भाग मिलेंगे। भाग 1 में आपको राज्यों की लिस्ट मिल जाएगी और भाग 2 में संघ शासित प्रदेशों की। तो वे राज्य क्षेत्र जो अनुसूची के भाग 1 में वर्णित है उसे हम राज्य कहते हैं। ये वही राज्य है जिसके लिए भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी कि ये सभी राज्य राज्यों के संघ का सदस्य हैं। भारत के राज्य क्षेत्र का जो दूसरा हिस्सा है वो है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज, यानी कि वे राज्य क्षेत्र जो अनुसूची 1 के भाग 2 में लिखा गया है। अब देखिए, राज्यों के पास तो फिर भी अपनी सरकार और थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी होती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने हॉस्टल के वार्डन की तरह सीधे अपने कंट्रोल में रखा है। इन्हें हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश। राज्य अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत उछल कूद कर भी सकता है, लेकिन इन बेचारों को हर फैसलों के लिए केंद्र यानी कि दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है। अब तीसरी चीज़ जो भारत के राज्य क्षेत्र में आता है वो है
अन्य राज्य क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार किसी भी समय अधिग्रहित करेगा। यानी कि यदि भारत सरकार नई भूमि का अधिग्रहण करती है तो वह भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे आप भारत का फ्यूचर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान भी समझ सकते हैं, या देसी भाषा में कहूँ तो इसे आप अखंड भारत का द्वार भी कह सकते हैं। वैसे तो भारत विस्तारवाद में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी इत्यादि जो क्षेत्र हैं वो आज़ादी के बाद ही भारत में शामिल हुए हैं। ये भी बात है कि हमने अपनी ज़मीनें भी बहुत गंवाई हैं, लेकिन संविधान चूँकि स्कोप दे रहा है तो जाहिर है इसके इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं तो होगा ही। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसका ये मतलब नहीं होता है कि भारत सरकार किसी दिन सुबह से उठकर पड़ोसियों की ज़मीन हथिया लेगा। इसका तकनीकी मतलब सिर्फ इतना है कि अगर भविष्य में हमें कोई नई ज़मीनें मिलती हैं तो हम प्रभुत्व संपन्न भारतीय है ना भाई, फ्री का धनिया नहीं छोड़ते तो हम राज्य क्षेत्र कैसे छोड़ देंगे। हम उसे खुशी खुशी अपने में मिला लेंगे। और ये जो शामिल करने की प्रक्रिया होगी वो या तो अनुच्छेद 2 के तहत होगी या फिर 3 के तहत हो सकती है। अनुच्छेद 2 के तहत एक नया राज्य बना दिया जाएगा और भारतीय संघ में उसे शामिल करा लिया जाएगा, या फिर अनुच्छेद 3 के तहत हो सकता है कि उसे कोई मौजूदा राज्य में ही मिला दिया जाए, या फिर उसे केंद्र शासित प्रदेश भी बने रहने दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखें तो 1961 में गोवा को भारत में मिलाया गया था। पुर्तगाली वहाँ लगभग 400 साल से जमे बैठे थे और जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो भारत सरकार ने सोचा चलिए थोड़ा सा इसे प्यार से समझाते हैं, और फिर हमने अपनी सेना भेजकर उन्हें प्यार का एहसास कराया और वो तुरंत मान गए। पहले हमने गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर प्रोबेशन पर रखा, और फिर जब वो अच्छे से सेट हो गया तो 1987 में हमने उसे फुल टाइम एम्प्लॉय यानी कि राज्य का दर्जा दे दिया। तो आसान भाषा में पूरी कहानी का सार ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया एक एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब की तरह है, जहाँ सिर्फ 28 राज्य बैठते हैं और केंद्र के साथ पावर शेयर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक विशाल भंडारे का टेंट की तरह है। इसमें वीआईपी क्लब वाले राज्य तो हैं ही, साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, और वो खाली कुर्सियां भी रखी हैं जिन पर भविष्य में अधिग्रहित होने वाले नए मेहमान आकर बैठेंगे। यानी कि जहां तक भारत सरकार का भौकाल है वो सब टेरिटरी ऑफ इंडिया है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल आता है जो अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या दूसरे देशों में स्थित भारत की जो एम्बेसीज होती हैं वो भी भारत के टेरिटरी का हिस्सा होती है या फिर उस देश का। अब देखिए, अगर हम आर्टिकल 1 पर नज़र डालेंगे तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन इसके बारे में एक आम सहमति जरूर है, और ये जो सहमति है वो यूएन चार्टर द्वारा समर्थित है। इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी, आर्थिक राज्य क्षेत्र। आसान शब्दों में कहें तो आर्थिक क्षेत्र का अर्थ केवल जमीन के टुकड़े से नहीं होता, बल्कि उस पूरे दायरे से होता है जहां उस देश की सरकार का नियंत्रण होता है और जहां लोग, सामान और पैसा बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। इसे अर्थशास्त्र में हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं। यहाँ पर आपका सवाल आएगा कि आर्थिक क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी, या फिर जिसे हम घरेलू क्षेत्र या डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो याद रखिएगा कि इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें शामिल होती है। पहला, जल, आकाश और समुद्र के नीचे का अधिकार, और दूसरा टेरिटोरियल एनक्लेव्स यानी कि दूसरे देशों में मौजूद विशेष क्षेत्र। पहले वाली की बात करें यानी कि जल, आकाश और समुद्र के नीचे के अधिकार की बात करें तो इसमें हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस शामिल होता है। इसके अलावा जो टेरिटोरियल वाटर होता है यानी कि प्रादेशिक जल, वो शामिल होता है। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, जिसे हम यूएन क्लॉज के नाम से जानते हैं, उसके तहत प्रादेशिक जल समुद्र का वह क्षेत्र होता है जो किसी देश के तटों से तुरंत सटा होता है और उस देश के प्रादेशिक अधिकार के क्षेत्र के अधीन होता है। प्रादेशिक समुद्र किसी देश के तट की आधार रेखा से 12 समुद्री मील की सीमा तक फैला होता है। अपने प्रादेशिक जल के भीतर एक देश समुद्र के ऊपर के हवाई क्षेत्र, समुद्र तल और जो सब सॉइल होता है उस पर पूर्ण संप्रभुता का उपयोग करता है। इसके अलावा इसमें जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो भी शामिल होती है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आर्टिकल 76 में तटीय देशों के कॉन्टिनेंटल शेल्फ को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत यह क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र यानी कि टेरिटोरियल वाटर की आधार रेखाओं से कम 200 समुद्री मील दूर होता है, जो कि किलोमीटर में आमतौर पर 350 से 370 किलोमीटर के आसपास बनता है।
तटीय देश समुद्र तल और उसके ऊपर या नीचे के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन कर सकता है। और ये जो पूरा दायरा होता है उसे हम आमतौर पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। जो दूसरा है वो है दूसरे देशों में मौजूद विशेष क्षेत्र यानी कि टेरिटोरियल एनक्लेव्स। ये थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके देश के वे हिस्से जो भौतिक रूप से दुनिया के किसी और हिस्से में है लेकिन आर्थिक रूप से आपके हैं। उदाहरण के लिए दूसरे देशों में स्थित जो एम्बेसीज होती हैं या सैन्य अड्डे होते हैं, इसे उसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है जिसका झंडा वहाँ लगा होता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप फ्रांस में रह रहे हैं और आपको किसी काम से उस देश में स्थित भारतीय दूतावास जाना है। तो जब आप भारतीय दूतावास में होते हैं तो आप तकनीकी रूप से भारत के आर्थिक क्षेत्र में होते हैं। इसी तरह से अगर आप भारतीय विमान जैसे कि एयर इंडिया में सफ़र कर रहे हैं और आप जर्मनी के ऊपर से उड़ रहे हो तो भी ये माना जाएगा कि आप भारत के आर्थिक राज्य क्षेत्र में ही हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि घरेलू क्षेत्र में विदेशी देशों में स्थित व्यक्तिगत संपत्ति या निजी कंपनियां शामिल नहीं होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जीडीपी, जीएनपी जैसी जो इकोनॉमिक कैलकुलेशंस हैं उसके प्रयोजन के लिए राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र के स्थान पर आर्थिक राज्य क्षेत्र की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अच्छे से समझने के लिए इसे एक सीक्वेंस में देखें जैसा कि बताया गया है। और अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो वो भी ज़रूर पूछिए।